हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स मीन्स विपिन सर में। देखिए, आज के लेक्चर में जो 12th क्लास का रिलेशन और फंक्शन पढ़ा रहे थे उसकी लास्ट एक्सरसाइज की ओर आ गए हैं बालाजी वाली बुक से। अभी आपको जो लास्ट एक्सरसाइज पढ़ाएंगे उस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि हो सकता है किसी के पास बुक ना हो। हमने आपको ये भी बताया था कि ये यूपी बोर्ड की दृष्टि से हटा दी गई एक्सरसाइज, ये जो इनवर्स है। लेकिन अब आप सोच रहे हो पढ़ा क्यों रहे। हमने आपको बताया था कि हमने जब वीडियो बनाना शुरू किया था तो हमने सोचा था हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाएंगे, बस इसलिए पढ़ा रहे हैं कि जो बच्चे फ्यूचर में एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, आईटी, जेई या किस बीबीए, बीसीए, जो भी इस तरीके से प्रोफेशनल कोर्स या कंपटीशन तैयारी करेंगे उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। फिर बच्चों को नहीं आएगा समझ में तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने बताया था कि आपको हम पूरा 100% पढ़ाएंगे। इसीलिए मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखिए, आने वाले में समय में आपको यहाँ तक कि एडवांस मैथ की जो ट्रिकी वीडियो है, कंपटीशन लेवल की वीडियो, वो भी मिलेंगे। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिले। शेयर करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे। कमेंट्स करके हमें भी बताइए आपको पढ़ के कैसा लग रहा है। ये एक थ्योरम है एनसीईआरटी की 2019 में बोर्ड एग्जाम में पूछी गई थी। थोड़ा सा इसको गौर से देखेंगे, ढंग से देखेंगे। एफ कोई फलन है जो ए से बी पर परिभाषित है, जी कोई फलन है जो बी से सी पर। दोनों व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय मतलब समझते हो? व्युत्क्रमणीय मतलब इनका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, मतलब इसका भी इनवर्स निकाला जा सकता है, इसका भी इनवर्स निकाला जा सकता है। और देखिए, आपको बता दें, पिछले लेक्चर में बताया था, उसके पहले भी कहीं बताया था, व्युत्क्रमणीय फलन वही होते हैं जो एकाएकी और आच्छादक होते हैं। अगर कोई भी फलन व्युत्क्रमणीय है इसका मतलब वो एकाएकी आच्छादक होगा। अगर एकाएकी आच्छादक नहीं है तो व्युत्क्रमणीय नहीं है। हमने आपको 20 बार समझाया, पिछले लेक्चर में भी समझाया था, उसके पहले भी समझाया था कि किसी भी फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम, व्युत्क्रम या प्रतिलोम भी कह सकते हैं, व्युत्क्रम या प्रतिलोम केवल तभी संभव है जब वो फलन कैसा हो, एकाएकी व आच्छादक हो। मेरी बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। और आपको ये भी बताया था, देखिए ये व्युत्क्रमणीय है, इसका मतलब f कैसा फलन है, व्युत्क्रमणीय है, मतलब f कैसा है, एकाएकी और आच्छादक है। g कैसा है, व्युत्क्रमणीय है, मतलब g कैसा है, एकाएकी और आच्छादक है। देखिए ऐसे लिख सकते हैं, f सच दैट a टेंड्स टू b। f एक फलन है जो a से b पर परिभाषित है। लिख दोगे एकाएकी आच्छादक है। थोड़ा समझिएगा, एकाएकी आच्छादक है। मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ बैठे कि भैया एकाएकी आच्छादक क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय मतलब इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है, इसका प्रतिलोम निकाला जा सकता है। और अगर किसी भी फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम निकाला जा सकता है तो फलन व्युत्क्रमणीय हुआ। और व्युत्क्रमणीय तभी संभव है, आपको 1001 बार बताया था, आज 1002 बार सुन लीजिए कि फलन कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक होगा। फलन कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक। ये भी व्युत्क्रमणीय है। देखिए जी एक फलन है जो बी से सी पर परिभाषित है, ये भी एकाएकी आच्छादक है। अगर आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछ बैठे कि सवाल में तो नहीं लिखा एकाएकी आच्छादक है, ये आपने अपने मन से क्यों बना लिया, तो आप बताओगे व्युत्क्रमणीय ही बहुत शब्द काफ़ी है। देखिए, किसी भी चीज़ को बहुत ढंग से समझने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और हमारे चैनल से आप जुड़ जाइए। चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा करके, यूट्यूब चैनल पे हमारे प्लेलिस्ट पे जाके पढ़िए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप 100% मैथ्स में परिपक्व बनेंगे, क्योंकि हम एक चीज़ को कई बार ढंग से समझाना चाहते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे हमने बताया व्युत्क्रमणीय, तो व्युत्क्रमणीय अगर किसी फलन को लिखा हो, अब आप ये बिल्कुल जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी फलन को व्युत्क्रमणीय लिख दिया गया है मतलब वो फलन एकाएकी आच्छादक होगा, वो फलन एकाएकी आच्छादक होगा। अगर किसी फलन को व्युत्क्रमणीय लिख दिया गया है तो आप बिल्कुल गांठ बांध लो, 100% नोट कर लो, दिमाग में बसा लो कि एकाएकी आच्छादक होगा। और जब हमने आपको बताया था कि ये पीछे बता चुके हैं कि f अगर एकाएकी आच्छादक है, g एकाएकी आच्छादक है, तो गाफ भी एकाएकी आच्छादक होता है, ये तो बता ही चुके हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो गाफ है, गाफ किस पर परिभाषित होगा, गाफ a से c पर परिभाषित होगा। ये कहाँ बताया था, ये जब दो फलनों का संयोजन बताया था, दो फलनों का संयोजन आप देखिए हमारे लेक्चर पे। तो गाफ भी कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक है। गाफ एकाएकी आच्छादक है, गाफ भी एकाएकी आच्छादक है। अब देखिएगा जरा,
जो फलन व्युत्क्रमणीय होता है वो एकाएकी आच्छादक होता है, बिल्कुल 100%। हमने कहा था किसी भी फलन का प्रतिलोम या किसी भी फलन का व्युत्क्रम, बहुत अच्छी प्रमेय है इसलिए बता रहे, समझिएगा। किसी भी फलन का व्युत्क्रम या प्रतिलोम केवल उसी सिचुएशन पर संभव है जब फलन कैसा हो, एकाएकी आच्छादक। अगर ये f एकाएकी व्युत्क्रमणीय है मतलब f एकाएकी आच्छादक है, g भी व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय का मतलब हुआ इसका व्युत्क्रम संभव है, व्युत्क्रम मतलब इसका प्रतिलोम संभव है। अगर इसका प्रतिलोम संभव तो कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक। फिर गाफ जो a से c पर परिभाषित है, ये आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर f और g एकाएकी आच्छादक हैं तो गाफ भी एकाएकी आच्छादक होगा। अच्छा, जो गाफ है वो a से c पर परिभाषित है, तो जो गाफ इनवर्स होगा वो किस पर परिभाषित होगा, c से a पर परिभाषित होगा, c से a पर परिभाषित होगा। गाफ इनवर्स किस पर परिभाषित होगा, जैसे ये है f a से b पर परिभाषित है, एकाएकी आच्छादक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट कर लो, अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो भी एकाएकी आच्छादक होगा, उसका जो व्युत्क्रम होगा वो भी एकाएकी आच्छादक ही होगा, वो भी एकाएकी आच्छादक होगा। देखिए, तो जैसे f एकाएकी आच्छादक है तो f इनवर्स जो होगा। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, सब बता चुके हैं, f जो है वो a से b पर परिभाषित है तो f इनवर्स किस पर परिभाषित होगा, b से a पर परिभाषित होगा। ये भी कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक, एकाएकी आच्छादक है। अब जैसे g है b से c पर परिभाषित है, एकाएकी आच्छादक है। कोई फलन, ये सब चीज़ें नोट कर लिया करो कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है मतलब एकाएकी आच्छादक है, और कोई फलन एकाएकी आच्छादक है, कोई फलन अगर एकाएकी आच्छादक है, अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो उसका जो व्युत्क्रम होगा वो भी एकाएकी आच्छादक होगा। कहीं भी आप अगर नोट्स बना रहे हो तो लिख लिया करो, यही सारी चीज़ें कंपटीशन में पूछी जाती हैं, बच्चों को पता नहीं होता कि अगर कोई फलन व्युत्क्रमणीय है तो एकाएकी आच्छादक होगा 100%। व्युत्क्रम तभी संभव, व्युत्क्रमणीय मतलब प्रतिलोम तभी संभव जब एकाएकी आच्छादक होगा। तो अगर फलन व्युत्क्रमणीय है तो एकाएकी आच्छादक होगा, और अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है तो उसका व्युत्क्रम भी एकाएकी आच्छादक होगा, उसका व्युत्क्रम भी। जैसे यहाँ पर f है a से b पर परिभाषित है, एकाएकी आच्छादक है, तो f का व्युत्क्रम क्या होगा, f इनवर्स। f किस पर परिभाषित है, a से b पर परिभाषित है, तो f का जो व्युत्क्रम होगा f इनवर्स वो b से a पर परिभाषित होगा, वो भी कैसा होगा, एकाएकी आच्छादक। g है b से c पर परिभाषित है, कैसा है, एकाएकी आच्छादक। तो g का इनवर्स क्या होगा बताओ, g इनवर्स, ये किस पर परिभाषित होगा, c से b पर, ये भी कैसा होगा बताओ, एकाएकी आच्छादक। ये भी कैसा होगा बताओ, एकाएकी आच्छादक होगा। ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको समझना होगा, गौर से देखिएगा जरा। अच्छा, अब हमारी चीज़ को यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो जैसे ये जो बनेगा इससे देखो, इससे बनेगा f इनवर्स ऑफ g इनवर्स, ये c से a पर परिभाषित होगा। जैसे ये गाफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है। अरे गाफ किस पर परिभाषित है, a से c पर। ये फलनों का जब हमने आपको संयोजन समझाया था तो हमने आपको ऐसे समझाया था, समझ लो। अच्छा, जैसे ये f था, देखो ये f है, ये a से b पर परिभाषित है। मेरी बात समझना, देखो कैसे समझाया था, अब आप देख ही लो जरा। ये फलन f है, कौन सा है, f। फिर इसके बाद एक ये फलन g है। देखो f किस पर परिभाषित है, a से b पर। मेरी बात समझना, गौर से देखिएगा, f किस पर परिभाषित है, a से b पर। बहुत ढंग से ये फलनों को संयोजन में समझाया था, ये केवल समझाने की वजह से कर रहा है, ये केवल समझाने की वजह से। और g किस पर परिभाषित है, b से c पर। तो क्या बनता है, तो फिर देखिए c से a बनता है, क्या बनता है, नहीं सॉरी ऐसे बनता है, गाफ बनता है, गाफ। गाफ कैसे बनता है, a से c पर बनता है, गाफ, गाफो जी ऑफ f। गाफ कैसे बनता है, a से c पर बनता है, a से c पर परिभाषित होता है। यही तो आपको समझाया था फलनों के संयोजन में, फलनों के संयोजन में समझाया था। देखिए आप जैसे नोट्स बना रहे हो तो उसमें पहले एक चीज़ लिख लो, जैसे ये सब भविष्य के लिए कि अगर फलन व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय मतलब जिसका व्युत्क्रम संभव है, तो वो फलन एकाएकी आच्छादक होगा। और अगर कोई फलन एकाएकी आच्छादक है
तभी व्युत्क्रमणीय होगा, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर कोई फलन एक एकी आच्छादक है तो उसका जो व्युत्क्रम है वो भी एक एकी आच्छादक होगा। ये हम आपको बता चुके हैं कि जैसे f कोई फलन है a से b पर परिभाषित है, g कोई फलन है b से c पर परिभाषित है, तो ग्राफ जो होगा वो a से c पर परिभाषित होता है। ये कैसे बनेगा, देखो जैसे देखो ग्राफ परिभाषित कैसे a से c पर, जैसे देखिए f इनवर्स है, इधर देखिएगा, इधर देखना जरा, f इनवर्स कैसे परिभाषित है, b से a पर परिभाषित है। जो f इनवर्स है वो b से a पर परिभाषित है। चलो पहले देखो जो g, इसको पहले देखो जो g इनवर्स है, ऐसे देखो, ऐसे देखिएगा थोड़ा सा, अभी समझ में आ जाएगा, इसको देख करके समझ में आ जाएगा। देखो ये मान लो c है, ये b है, ये a है, ये देखो g इनवर्स है। g इनवर्स किस पर परिभाषित है, c से b पर परिभाषित है। g इनवर्स c से b पर परिभाषित है और f इनवर्स किस पर परिभाषित है, b से a पर। ये हम क्या समझाना चाहते हैं, ये चीज़ समझाना चाहते हैं, ये चीज़ समझाना चाहते हैं। आपको तो ये क्यों समझाना चाहते हो, क्योंकि इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो पहले तो ये सिद्ध कर लें, ये सिद्ध कर लें कि जैसे ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है, तो ये सिद्ध होना चाहिए कि जो f ऑफ इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये भी c से a पर परिभाषित होना चाहिए, तभी तो बराबर सिद्ध होगा। फिर आगे इनके अवयव भी बराबर सिद्ध करेंगे। मेरी बात समझना, अगर मान लीजिए कोई पढ़ा लिखा इंसान आपसे पूछ बैठे कि ये क्या है, ये तो आपको बता चुके हैं, ये क्यों किया जा रहा है, तो आप बताओगे कि इन दोनों को, मेरी बात समझना, इन दोनों को बराबर सिद्ध करना है। तो इन दोनों को बराबर सिद्ध करने से पहले हमें ये सिद्ध करना होगा कि जैसे ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है, तो हमें ये भी सिद्ध करना होगा कि f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये भी c से a पर भी परिभाषित होना चाहिए। f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये भी c से a पर परिभाषित होना चाहिए। f इनवर्स, अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये हरछठ मैया क्यों बनाई जा रही थी, ये बनाना जरूरी नहीं, ये भी हम आपको साफ कर देंगे, लेकिन हमने 20 बार आपको बता दिया कि जैसे ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है और ग्राफ इनवर्स किसके बराबर सिद्ध करना है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। तो हम लोग ये भी तो साबित करें कि अगर ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये भी c से a पर परिभाषित होगा। तो ये चीज समझाने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि देखो g इनवर्स किस पर परिभाषित है, c से b पर, और f इनवर्स b से a पर। जैसे इसमें क्या बना था, देखो इसमें बना था ग्राफो, तो a से c बना था, ग्राफो तो a से c, ग्राफो तो a से c। तो इसमें क्या बनेगा, देखो ग्राफो a से c बना था, तो इसमें क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स। ये क्या बनेगा, देखो इसमें कैसे बना, ग्राफो a से c, तो इसमें क्या बनेगा, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स और c से a। क्या बनेगा बताओ, c से a। अब देख लो जरा, समझ गए होगे कि नहीं। ये इतनी चीज़ समझाने के लिए हमने आपको ये चीज़ बना के दिखानी पड़ी। और ये क्यों समझाना जरूरी था, अगर मान लीजिए आपसे किसी ने क्वेश्चन कर दिया कि क्यों समझाना जरूरी था, तो आप बताओगे दोनों बराबर सिद्ध करने हैं। और बराबर सिद्ध करने से पहले हमें ये साबित करना पड़ेगा कि अगर ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है तो f इनवर्स ऑफ g इनवर्स ये भी c से a पर ही परिभाषित होना चाहिए। तो ये चीज़ समझाने के लिए हमें ये बनाना पड़ा। ये आप जानते हो, जैसे देखो ग्राफो a से c, उसी प्रकार से f इनवर्स ऑफ g इनवर्स c से a। देखो तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि ग्राफ इनवर्स c से a पर परिभाषित है, f इनवर्स ऑफ g इनवर्स भी c से a पर परिभाषित है। अब देखिए इस प्रकार परिभाषित है, थोड़ा सा मान लेते हैं। अब देखिएगा, अब 2 लाइनें और बची हैं, 2 लाइनें क्या बची, बस सवाल सिद्ध हो गया। सवाल देख करके 98% बच्चे छोड़ देते हैं बोर्ड एग्जाम में, और आपको छोड़ना नहीं है क्योंकि इतना ढंग से बता रहे हैं। अब देखिए इस प्रकार, जैसे f है a से b पर इस प्रकार परिभाषित है कि मान लो कि fx बराबर कितना हो गया y, तथा ये सब पहले बता चुके हैं, तथा g है b से c पर परिभाषित है तो gy बराबर z। अरे भैया अभी देखा आपने, जैसे इधर a था, इधर b था, समझना ऐसे, और इधर क्या था, c था, इसका x, इसका y, इसका z। तो f ये है और ये g, ऐसे बता भी चुके हैं। तो fx बराबर y और gy बराबर z।
देखो यहाँ पर जी वाई बराबर जेड, जी वाई बराबर जेड। अब बस एक दो लाइनें और बची, थोड़ा समझिएगा। जी वाई बराबर जेड, देखो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एफ इनवर्स वाई बराबर क्या बनेगा, एक्स, तथा जी इनवर्स जेड बराबर क्या बनेगा, वाई। जी इनवर्स जेड बराबर बनेगा वाई। अब देखिए एक चीज़ अभी सिद्ध हो गई, बस एक चीज़ और बाकी है। तो एक चीज़ क्या सिद्ध हो गई, एक चीज़ ये सिद्ध हो गई कि गाफ इनवर्स सी से ए पर परिभाषित है, तो एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स भी सी से ए पर परिभाषित है। अब सिद्ध कर दिया जाए कि इसके अवयव और इसके अवयव भी बराबर हैं, इसके अवयव और इसके अवयव बराबर हैं। तो कैसे सिद्ध करेंगे, देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड पहले गाफ इनवर्स। तो गाफ इनवर्स के लिए देखो ये लेफ्ट हैंड साइड कैसे आएगा, पहले हम लोग गाफ इनवर्स ना निकाल करके, जिससे गाफ है, देखिए चलो गाफ की वैल्यू निकालें, देखना जरा। तो गाफ को हम लोग क्या लिखेंगे, गाफ एक्स लिखेंगे। गाफ एक्स ये आपको पहले भी बता चुके हैं, थोड़ा देखिएगा। अब ये सिद्ध करेंगे कि इसके अवयव और इसके अवयव बराबर। एक चीज़ सिद्ध हो गई कि ये किस समुच्चय पर परिभाषित है, सी से ए पर, तो ये भी किस समुच्चय पर परिभाषित है, सी से ए पर। अब ये सिद्ध करेंगे कि इसके अवयव बराबर है, बस सिद्ध हो जाएगा। तो देखो जरा पहले गाफ, तो गाफ को एक्स लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, जी ऑफ एफ एक्स लिखेंगे। अब देखिए जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई, तो क्या बन जाएगा जी वाई। तो जी वाई क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि गाफ, ये गाफ की वैल्यू जेड, या फिर कह सकते हो कि गाफ एक्स की वैल्यू जेड हो गई। गाफ एक्स की वैल्यू जेड हो गई, गाफ एक्स की वैल्यू जेड हो गई, मेरी बात समझिएगा। गाफ की वैल्यू जेड हो गई या गाफ एक्स की वैल्यू जेड हो गई, तो इसको हम गाफ इनवर्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। गाफ इनवर्स, अरे जैसे ये है एफ एक्स की वैल्यू वाई हो गई, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स। इसी प्रकार से देखो गाफ को पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी गाफ एक्स लिखेंगे। एफ के बाद एक्स ही लिखना है और जी के बाद क्या लिखना होता है, वाई। ये भी समझ लो, ये सारी चीज़ें आप अगर गलत कर देंगे कभी समझ में नहीं आएगा। एफ के बाद में एक्स और जी के बाद में वाई, तो एफ के बाद में एक्स, तो गाफ एक्स इसको तोड़ा गया, जी ऑफ एफ एक्स की वैल्यू क्या है, वाई है, तो क्या बन गया जी वाई की वैल्यू कितनी है, जेड। तो किसकी वैल्यू आ गई, गाफ जेड की, चाहे कह दो गाफ एक्स की वैल्यू जेड, गाफ एक्स की वैल्यू जेड। तो जैसे ये एफ एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स। तो गाफ एक्स की वैल्यू जेड है, तो गाफ इनवर्स जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स। ये तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अरे यार ये कट रहा है, देखिए ये लाइन 1 मिनट इसमें से कट रही है, वीडियो में से थोड़ा सा। हाँ देखिए ये लाइन कट रही थी, ये लाइन नहीं आ रही थी। जैसे गाफ एक्स की वैल्यू जेड, जैसे एफ एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स। एफ एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स। तो गाफ एक्स की वैल्यू जेड, तो गाफ इनवर्स जेड की वैल्यू एक्स। जैसे एफ एक्स की वैल्यू वाई, तो एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स। तो गाफ एक्स की वैल्यू जेड, तो गाफ इनवर्स जेड की वैल्यू एक्स। एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स, तो गाफ इनवर्स जेड की वैल्यू एक्स। ये देखिए लेफ्ट साइड सॉल्व हुआ, ये लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुआ है। अब आपको राइट हैंड साइड बताते हैं। देखिए जरा राइट हैंड साइड के लिए, ये तो लेफ्ट साइड की वैल्यू एक्स आई है, अब राइट साइड की वैल्यू भी इतनी आनी चाहिए, तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। जैसे इसमें एफ के बाद में एक्स लगाया गया, एफ के बाद में क्या लगाया गया, एक्स। एफ के बाद में एक्स लगाया गया, ऐसे इसमें जी इनवर्स के बाद में क्या लगाएंगे, तो जी इनवर्स के बाद में जेड ही आएगा। देखो जी इनवर्स के बाद ये सब चीज़ें देखा करिए कि ये एफ है, तो एफ को मतलब पूरा लिखा गया तो एक्स आया, क्योंकि एफ एक्स बनता है, एफ एक्स बनता है, एफ एक्स बनता है। वैसे जी इनवर्स है तो जी इनवर्स के बाद जेड आएगा, देखो तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स जेड। अब इसको तोड़ दो तो हो जाएगा एफ इनवर्स ऑफ, आप मतलब आपको पिछले वीडियो में बताया था, आप मतलब ब्रैकेट, आप मतलब क्या हुआ ब्रैकेट, तो जी इनवर्स जेड। अगर आपसे कोई पढ़ा लिखा इंसान पूछ बैठे कि जी इनवर्स के बाद जेड क्यों, तो आप बताओगे इनको देखा करिए। जैसे एफ है तो एफ के बाद में एक्स हुआ, तो जी इनवर्स है तो जी इनवर्स के बाद जेड होगा। अब इसको ओ हटा के ब्रैकेट लगा दिया तो हो जाएगा, देखिए तो हो जाएगा एफ इनवर्स जी इनवर्स जेड। जी इनवर्स जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, वाई।
जी इनवर्स जेड की वैल्यू वाई, क्या बन गया एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स वाई की वैल्यू, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू एक्स। तो किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इक्वल टू एक्स। अब आप देख सकते हो कि ये भी x है और ये भी x है, तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि गाफ इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स। पूरा सिद्ध हो गया कि दोनों के अवयव भी सेम हैं और दोनों C से A पर परिभाषित हैं। ये एक बहुत अच्छी थ्योरम थी। इसके बाद में आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, हम आपको वीडियो में कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे इस एक्सरसाइज के 1.3 के, फिर आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, फिर हम आपको वीडियो में क्वेश्चन दिखाएंगे, आप उनका भी स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। देखिए 1.3 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जिसके पास बुक नहीं है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। आंसर शीट भी देख लीजिए थोड़ा सा, ये अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट कर लीजिए, फिर समझिए। ये मत सोचिए कि बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आ सकती हैं, लेकिन अगर आप सारा कुछ पढ़ रहे हैं तो आप जीवन में कहीं ना कहीं सफलता जरूर पाएंगे। और आपको हर वीडियो में बोलते हैं कि जब हमने YouTube चैनल शुरू किया था तभी हमने सोचा था कि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए बस हर वीडियो में यही बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए तो पहला क्वेश्चन है, आपको दिखा भी दिया हमने, जैसे f कोई फलन है, f कोई फलन है जो r-0 से r पर परिभाषित है, r-0 से r पर नहीं, r-0 से r-0 पर परिभाषित है। कहा गया है जबकि fx बराबर कितना है 3/x है, तो f इनवर्स निकालना है, f इनवर्स। देखिए इसका मतलब शायद आप ना समझ पा रहे हो तो बता देते हैं। r-0 इसका मतलब हो ये है कि मतलब कोई भी रियल वैल्यू होगी लेकिन जीरो नहीं होगी, बस केवल जीरो को छोड़ करके कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है, केवल जीरो को छोड़ करके। r-0 का मतलब अगर कोई पूछ ले तो आप बताओगे फलन की वैल्यू कोई भी रियल, मतलब कोई भी रियल का मतलब कोई भी वास्तविक वैल्यू होगी, कोई भी वास्तविक वैल्यू हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। कोई भी वास्तविक वैल्यू हो सकती है लेकिन जीरो को छोड़ करके जीरो नहीं हो सकता। कोई भी जीरो इसलिए नहीं हो सकता, देखो आप ऐसे भी देख लो, अगर मान लीजिए जीरो हो गई, क्योंकि यहाँ ये डोमेन होता है कोडोमेन, अगर डोमेन की वैल्यू जीरो हो गई मतलब x की वैल्यू जीरो हो गई, यहाँ जीरो रखोगे 3/0, 3/0 कैसा होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। देखिए f इनवर्स निकालना है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा थोड़ा सा। देखिए जैसे पहली चीज आप दो चीज़ें जानते हो, इन दो चीज़ों का यूज करोगे कभी गलत नहीं होगा। इनवर्स में पहली चीज़ आप जानते हो कि जो fx है वो किसके बराबर होता है y के, पहला ये स्टेप यूज करो। दूसरा आप जानते हो कि f इनवर्स y किसके बराबर होता है x के, इन्हीं दोनों से इनवर्स निकल आएगा। पहला स्टेप आप ये इन्हीं दोनों से आपको f इनवर्स आएगा। पहला स्टेप आपको यूज करना होगा fx किसके बराबर होता है y के, और दूसरे स्टेप में क्या होता है f इनवर्स y किसके बराबर होता है x के बराबर होता है। fx किसके बराबर होता है y के बराबर होता है, और f इनवर्स y किसके बराबर होता है x के बराबर होता है। चलिए देखिए तो पहला स्टेप यूज किया जाए fx बराबर y से, देखिएगा थोड़ा सा fx बराबर y से, तो fx की वैल्यू कितनी है 3/x, 3/x किसके बराबर हुआ y के, 3/x y के बराबर हुआ। यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, सॉरी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू। पहला अगर आपको किसी भी सवाल में इनवर्स निकालना पड़ जाए, फिर से बता रहे, अगर किसी भी सवाल में आपको इनवर्स निकालना पड़ जाए तो यही दो चीज़ें आपको यूज करनी है, दो चीज़ें। पहला fx बराबर y लेना, fx बराबर y से इससे आप x निकाल लेना, इससे क्या निकाल लेना, इससे x निकाल लेना। कहते x ही क्यों निकाल लें, क्योंकि दूसरे स्टेप में देखिए x की ज़रूरत है,
दूसरे स्टेप में आप देखिए x की ज़रूरत है। सेकंड वाला जो स्टेप है, दूसरा वाला जो स्टेप है उसमें x की आपको ज़रूरत है। जो दूसरा वाला स्टेप है उसमें आपको x की ज़रूरत है। तो पहले ये दो स्टेप से इन्वर्स निकल आएगा, क्योंकि आपको पता है f(x) किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है, और f इन्वर्स y किसके बराबर होता है, x के बराबर। f(x) किसके बराबर होता है, y के, और f इन्वर्स y किसके बराबर होता है, x के। तो जब f(x) बराबर y करना, जब f(x) बराबर y करना तो x निकाल लेना, क्योंकि x की यहाँ ज़रूरत होगी। तो f(x) बराबर y, f(x) की वैल्यू 3/x, 3/x बराबर y। देखिए तो ये बन जाएगा 3 बराबर xy, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे 3/y आएगा। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या होता है, f इन्वर्स y बराबर क्या होता है, x। तो f इन्वर्स y बराबर x, f इन्वर्स y बराबर x, और x की वैल्यू कितनी देखो 3/y, बस यही निकल आया f इन्वर्स, यही निकल आया f इन्वर्स। अगर इसी से कोई कही दे कि f इन्वर्स x बताओ, तो f इन्वर्स x कितना हो जाएगा, 3/x हो जाएगा। आपसे कोई कही दे f इन्वर्स z कितना होगा, तो आप बता देना 3/z हो जाएगा। अगर y है तो यहाँ भी y, x लेंगे तो यहाँ भी x, z लेंगे तो यहाँ भी z। ये चीज़ होती है। दो स्टेप से देखिए, इन दो स्टेप से आप इन्वर्स निकाल सकते हैं। दो स्टेप का यूज करके पहला क्या करना है, f(x) बराबर y लेना, इससे x निकाल लेना, वही x यहाँ रख देना, बस आंसर हो गया। क्या बताया, देखिए कितना ढंग से आपको समझा रहे हैं कि पहले आप f(x) बराबर y लेना, उससे x निकाल लेना, वो x यहाँ रख देना। तो f(x) बराबर y, f(x) की वैल्यू कितनी 3/x, इससे x निकाला गया 3/y, यही x यहाँ रख दिया गया। f इन्वर्स y बराबर x है, x की जगह 3/, बस यही इन्वर्स हो गया। अगर y हटा के x लिखोगे तो यहाँ भी x, z लिखोगे तो यहाँ भी z, ये हो गया। जैसे दूसरा सवाल है, चलिए पहले ये इन्वर्स वाले ही समझा रहे थे, तीसरा समझा रहे, फिर दूसरा अभी बताएंगे। इसी एक ही मेथड के इसलिए बता रहे हैं। देखो पहले तीसरा ही बता दें। तीसरे में क्या बोला गया है, प्रतिलोम निकालना है। देखो पहला पार्ट, इसलिए पहले दूसरा भी बताएंगे अभी आज ही की वीडियो में, बस इसलिए कि ये सारे समझ में आ जाए। देखो f(x) बराबर कितना है, -x/3 + 4, प्रतिलोम निकालना है। माइनस, इनमें सब में प्रतिलोम ही निकालना है, सब में देखिए प्रतिलोम ही निकालना है, गौर से देखिएगा, प्रतिलोम निकालना है। तो पहला स्टेप f(x) बराबर y, इससे x निकालना है। क्या लिखोगे, f(x) बराबर y से, f(x) बराबर y से आपको x निकालना है। तो f(x) की वैल्यू कितनी, देखो यही -x/3 + 4 बराबर y, इससे आपको x निकालना है, इससे आपको x निकालना है। देखिए तो एक काम करिए, ये 4 - y आप x/3, f(x) बराबर y से x निकाल लेना है, f(x) बराबर y से x निकाल लेना है, f(x) बराबर y से x निकाल लेना है। तो f(x) बराबर y, तो f(x) की वैल्यू -x/3 + 4 बराबर y, यहाँ से x निकालना है, y को इधर ले आए, x/3 को इधर। अब देखिए 3 को इधर गुणा कर दो, 3 चौके 12 - 3y बराबर x, 3 चौके 12 - 3y बराबर x। ये देखिए x की वैल्यू निकाल ली, x आ गया, देखिए x निकाल लिया। अब f इन्वर्स y बराबर x से, तो हो जाएगा f इन्वर्स y बराबर x, x की वैल्यू रख दो, यही x की वैल्यू, जैसे इसमें देखो x की वैल्यू रख दी थी 3/y, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी रख दोगे, 12 - 3y। या अगर इसी को x के पदों में करना है तो f इन्वर्स x लिखोगे तो 12 - 3x लिखोगे। अगर z के पदों में करना है तो f इन्वर्स z लिखोगे तो 12 - 3z लिखोगे, 12 - 3z। जैसे दूसरा सवाल है, इसी का दूसरा पार्ट, f(x) बराबर कितना है, x - 1/x + 1, इसमें भी इन्वर्स निकालना है। देखिए इसमें भी इन्वर्स ही निकालना है, तो गौर से देखिएगा। पहले क्या करोगे, f(x) बराबर y से, अब समझ में आ गया होगा आपको, f(x) बराबर y से, तो f(x) बराबर y से आपको x निकालना है। तो f(x) की वैल्यू कितनी रखोगे, देखो x - 1x + 1 बराबर y, यहाँ से x निकालना है आपको। जब आप f(x) बराबर y करेंगे तो उससे x की वैल्यू निकालेंगे, उससे x की वैल्यू निकालेंगे। चलिए देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए,
y का गुणा x में xy, y का 1 में और 1 का करेंगे x माइनस 1। यहाँ से आपको x निकालना है। जब आप fx बराबर y करेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे। तो fx बराबर y, fx की वैल्यू ये बराबर y गुणा कर दिए। x निकालना है तो x वाले सारे पद एक तरफ करो। देखो ऐसे x y, ये x इधर ले आओ, माइनस का हो जाएगा और ये y उस साइड ले चलो, y उस साइड चलो, चाहे ऐसा करो। देखो ये 1 इधर ले आओ तो y प्लस 1 इधर आ गया, क्योंकि यहाँ से आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है। तो x वाले सारे पद एक साइड करने होंगे, x वाले सारे पद एक साइड करने होंगे। देखिए x वाले सारे पद, 1 इधर आ गया प्लस का x, इधर आया माइनस xy, तो y प्लस 1, x इससे कॉमन कर लेंगे 1 माइनस वाई। यहाँ से देखिए x की वैल्यू निकाल ली जाए, यहाँ से x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आएगी 1 प्लस वाई अपान 1 माइनस वाई। देखो हमने लिख भी दिया है, पहले fx को y के बराबर करते हैं, फिर उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले fx को y के बराबर करते हैं और उससे x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो fx को y के बराबर किया, x की वैल्यू निकाल ले। अब दूसरा स्टेप, f इनवर्स y बराबर x, f इनवर्स y बराबर x से देखिएगा, तो f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू यही 1 प्लस वाई 1 माइनस वाई, ये हो गया। अब अगर इसको x के पदों में लिखना चाहते हो, आंसर यही हो गया। अगर इसको x के पदों में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे f इनवर्स x के पदों में लिखने का मतलब जहाँ जहाँ y है वहाँ आप क्या लिख दो, x लिख दो, तो बन जाएगा 1 प्लस x 1 माइनस x। अरे y की जगह x, यहाँ भी x, यहाँ भी x, ये हो गया दूसरा पार्ट। ऐसे तीसरा देखिए, इसका तीसरे पार्ट में है fx बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो पहले क्या होगा, fx बराबर y से, इससे x की वैल्यू निकालेंगे, इससे x की, देखो तो fx की वैल्यू रख दो, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर y, इसमें क्या करो, वर्ग कर दो। देखो fx बराबर जब y करेंगे तो x निकालेंगे, फिर वही x यहाँ पर रख देंगे तो f इनवर्स बन जाएगा, प्रतिलोम बन जाएगा। तो गौर से देखिएगा, तो fx बराबर y से fx की वैल्यू रख दी, वर्ग कर दीजिए, वर्ग करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। अब गौर से देखिएगा, वाई स्क्वायर इधर ले आओ तो 1 माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उस साइड कर दो, एक्स स्क्वायर। अब x बराबर कितना आएगा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। देखिए x बराबर कितना, क्योंकि x ही तो निकालना है। जब fx बराबर y करेंगे तो x निकालेंगे, तो x बराबर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब ये x की वैल्यू किस में रखोगे, f इनवर्स y बराबर x। अब देखिए f इनवर्स y बराबर x से, तो हो जाएगा f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, यही हो गया इनवर्स। ये देखो x की वैल्यू रख दी। अगर इसको x के पदों में लिखना चाहो तो f इनवर्स x बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के पदों में क्या हो जाएगा, f इनवर्स x बराबर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, जिसे चौथा नंबर भी थोड़ा सा समझा देते हैं। चौथे नंबर में ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना रहती है, लेकिन अब तो हटा दिया गया। देखिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, fx बराबर है एक्स क्यूब प्लस 4, मान किसका बताना है, f इनवर्स 3 का मान बताना है, f इनवर्स 3 का। तो इसमें भी आपको पहले 2 ही स्टेप करने होंगे, f इनवर्स 3 का मान बताना है आपको, स्टेप 2 ही करने होंगे। गौर से देखिएगा, यही पहले fx को y के बराबर करना होगा, उससे क्या निकालोगे, x यहाँ रख दोगे तो f इनवर्स y आएगा। देखिएगा आपको मान f इनवर्स 3 का बताना है, ढंग से देखिएगा। तो पहले क्या करोगे, fx बराबर y से, तो fx बराबर y से किसका मान निकालना है, x का। fx बराबर y से x का मान निकालेंगे और x का मान यहाँ रख देंगे, तो बस इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स बन जाएगा। देखिएगा तो fx बराबर y से, गौर से देखिएगा, तो fx बराबर y से, fx की वैल्यू एक्स क्यूब प्लस 4 बराबर y। अब यहाँ से आपको x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, देखिए
तो एक्स क्यूब बराबर कितना, एफ एक्स बराबर वाई से, एफ एक्स बराबर वाई से आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान यहाँ पर रख देना है तो इनवर्स बन जाएगा, इनवर्स देखिएगा ढंग से थोड़ा देखना। तो एक्स क्यूब बराबर हो जाएगा वाई माइनस 4, एक्स बराबर कितना हो जाएगा वाई माइनस 4 की पावर 1/3। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, इधर क्यूब है, इधर से क्यूब इधर ले जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। आपको पता है एक तरफ से अगर घात दूसरी तरफ जाएगी तो अंश और हर उल्टा हो जाएगा, अंश और हर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक तरफ की घात अगर दूसरी तरफ जाएगी, इधर 3 है तो इधर कितना हो गया 1/3। अब देखिए x का मान निकल आया, अब f इनवर्स y बराबर क्या है x, इसमें x का मान रख देंगे जैसे हर एक में करते रहे। पहले एफ एक्स बराबर y करेंगे, उससे x का मान निकाल लेंगे, x का मान इसमें रख देंगे तो f इनवर्स y बन जाएगा। देखिए तो क्या बनेगा, गौर से देखिएगा, f इनवर्स y बराबर x से, f इनवर्स y बराबर x से, तो f इनवर्स y बराबर x की वैल्यू रख दो यही y माइनस 4 की पावर 1/3। देखो ये x की वैल्यू रख दी गई, x की वैल्यू, लेकिन आपको इस बार थोड़ा ज़्यादा है, हर एक क्वेश्चन ये जितने बताए गए उनमें से थोड़ा सा ज़्यादा है। f इनवर्स 3 की वैल्यू बतानी है, f इनवर्स 3 की वैल्यू, f इनवर्स 3 की वैल्यू मतलब y की जगह 3 रख दो, f इनवर्स 3 की वैल्यू इस बार बतानी है, f इनवर्स 3 की वैल्यू बतानी मतलब y की जगह 3 लिख दो, यहाँ y की जगह 3 माइनस 4 की पावर 1/3। देखिए तो f इनवर्स 3 बराबर ये बचेगा -1 की पावर 1/3 -1 की, ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर छूट रहा था, तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए तब दूसरा बताते हैं। स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए तो दूसरा नंबर बताते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे तो दूसरा नंबर बताएंगे। देखिए अब देखिए दूसरा नंबर, देखिए दूसरे नंबर में बोला गया है f कोई फलन है जो r से r पर परिभाषित है और इस प्रकार परिभाषित है कि f x बराबर है ax प्लस b, f x बराबर ax प्लस b। तो कहा गया है a व b के मान निकालने, इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, a व b के मान निकालने जिसमें फाफ बराबर आई आर, ऐसे लिखा है फाफ बराबर आई आर, आई का फिर ना आप समझ पा रहे हो। देखिए पिछले वीडियो में बताया था आई ए एक्स मतलब x, आई को बोलते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था इसीलिए बहुत बार उसके पहले बता चुके हैं। आई मतलब आइडेंटिटी फंक्शन, तत्समक फलन, मतलब एक तत्समक फलन है जो समुच्चय a पर परिभाषित है। इसमें क्या होता है x बराबर x, अगर 3 बराबर 3, 2 बराबर 2, 5 बराबर 5, बताया था कि नहीं बताया था, इसीलिए बताया था। मैंने कहा था ना, हम बार बार कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पढ़िए तो कुछ दिन लगातार, आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, बहुत कोशिश करते हैं कि आपको 100% सिखाएं। तो आई का मतलब क्या होता है, एक तत्समक फलन जो समुच्चय ए पर परिभाषित है। आई आर का मतलब क्या हुआ, तत्समक फलन जो रियल नंबर पर परिभाषित है। आर समुच्चय आर पर परिभाषित है, समुच्चय आर पर परिभाषित है, समुच्चय आर का मतलब क्या हो गया, समुच्चय आर का मतलब हो गया रियल नंबर पर परिभाषित है, रियल नंबर। और आई ए एक्स हमेशा किसके बराबर होता है, एक्स के। आपको तो यहाँ तो आई आर के बाद कुछ नहीं लगा, जब कुछ नहीं लगा तो क्या लगेगा, एक्स लगेगा, कुछ नहीं लगा तो क्या लगेगा, एक्स लगेगा। देखिए कुछ नहीं लगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स लगेगा, कुछ नहीं लगा तो फिर एक्स ही लगेगा, कुछ नहीं लगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा एक्स लगेगा। अब देखिएगा तो कुल मिलाकर के ऐसे देखो, जैसे फाफ है तो ऐसे कह सकते हैं, जैसे इधर हो जाएगा फाफ एक्स तो इधर भी क्या हो जाएगा आई आर एक्स, आई आर एक्स। और अगर इधर फाफ वाई तो इधर आई आर वाई, फाफ जेड तो आई आर जेड हो जाएगा। अब देखिए इसको तोड़िए थोड़ा गौर से तोड़िएगा, ए और बी के मान बताएं तो इसको क्या लिखोगे, एफ ऑफ एफ एक्स, ये तो हो जाएगा वही आई आर एक्स, मतलब एक्स ही आएगा, ये एक्स ही आएगा। आई ए एक्स एक्स होता है, आई ए वाई वाई हो जाएगा। आई अगर यहाँ पर ऐसे लिख दें आप, देखिए
आई ए एक्स है तो एक्स हो जाएगा। आइडेंटिटी आई ए 3 लिख दें तो 3 हो जाएगा। अगर लिख दें आई ए 5 लिख दें तो 5 हो जाएगा। आई ए -2 लिख दें तो -2 हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे हाफ आई आर ये दिया गया है, ए बी की वैल्यू बतानी है, ए बी की वैल्यू, तो हाफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एक्स हो जाएगा। हाफ एक्स बराबर आई आर एक्स। हाफ एक्स को क्या लिखोगे, एफ हाफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की वैल्यू रख दोगे ए एक्स प्लस बी, और ये तो बन जाएगा एक्स, ये तो बन जाएगा एक्स, ए एक्स प्लस बी। एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी, और ये तो एक्स बन जाएगा। अब ये कैसे निकाला जाए, एफ वाले फंक्शन में देखिएगा, इसे पढ़ चुके हो, एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है, एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ लिखोगे ए एक्स प्लस बी। पहले देखो इस एफ एक्स की वैल्यू रखी गई, तो इस एफ एक्स की वैल्यू कितनी रखी गई, ए एक्स प्लस बी। इस एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी। अब एफ वाले फंक्शन में, किस फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में जहाँ एक्स है वहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा जाए। एफ वाले फंक्शन में, एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है, एफ वाले फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा जाए। देखो जरा कैसे आएगा, एफ वाले फंक्शन में x की जगह ए एक्स प्लस बी, तो इस x की जगह ए एक्स प्लस बी, इस x की जगह ए एक्स प्लस बी, तो देखो कितना आएगा a, और इस x की जगह ए एक्स प्लस बी और प्लस बी, ये कैसे आया, बराबर x। फिर से समझ लो, f वाले फंक्शन में जहाँ x है वहाँ ए एक्स प्लस बी लिखा जाए। f वाले फंक्शन में x की जगह ए एक्स प्लस बी, x की जगह ए एक्स प्लस बी, इस x की जगह ए एक्स प्लस बी, तो a इंटू एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी और प्लस बी x की जगह ए एक्स प्लस बी। अब देखो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी प्लस बी बराबर x। दोनों पक्षों से x के गुणांकों एवं अचर पदों की तुलना करने पर, अचर पदों की तुलना करने पर x के गुणांकों, देखिए x के गुणांकों मतलब समझ, यहाँ से x का गुणांक क्या है बताओ, ए स्क्वायर। x का गुणांक मतलब जो x के साथ गुणा में है, तो यहाँ से x का गुणांक क्या है बताइए, ए स्क्वायर है। x का गुणांक ए स्क्वायर, और इधर x का गुणांक 1 है, 1। इसके साथ x के साथ कोई संख्या गुणा में नहीं मतलब 1 है, x के साथ कोई संख्या गुणा में नहीं है मतलब 1 है। देखो x दोनों पक्षों से x स्क्वायर के गुणांकों की अचर पदों की तुलना, अचर पद का मतलब जिसमें x ना हो, और जिसमें x के गुणांक मतलब जिसमें x हो, अचर पद मतलब जिसमें x ना हो। तो x के गुणांकों, तो इधर x का गुणांक कौन है, ए स्क्वायर, इधर x का गुणांक कितना है देखो 1 है, तो स्क्वायर हटाएंगे तो a बराबर आएगा प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 1। प्लस माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि देखो यहाँ फंक्शन का हिस्सा है, रियल है, रियल का मतलब उसमें प्लस की वैल्यू भी होंगी माइनस की भी होंगी, a का मान आ गया। अब अचर पदों की तुलना, अचर पद मतलब बिना x वाले, लेकिन इधर बिना x वाला कौन है, ये है ए बी प्लस बी, और इधर बिना x वाला कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 0, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 0, कुछ भी नहीं है तो क्या लिखोगे 0। देखिए अब गौर से देखिएगा यहाँ पर, अब ए बी प्लस बी बराबर, तो ये हो जाएगा b कॉमन कर लेंगे तो a प्लस 1 बराबर 0, तो b बराबर कितना हो जाएगा 0 अपान a प्लस 1। अब a की जगह प्लस 1 ही लेंगे, माइनस 1 लेंगे तो ये असंभव हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी देखो 0। तो आंसर में हमने आपको दिखाया था, तो उसमें दिखाया था कि यहाँ b की वैल्यू देखिए 0 आ रही, b की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर। तो देखिए ये हो गया, a और b का मान निकालना था, निकल आया। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, गौर से देखिएगा।